सोनू अपनी माँ सुषमा के साथ अकेला एक बड़े से घर में रहा करता। सोनू एक अच्छी नौकरी किया करता था। सुबह ऑफिस के लिए निकला और रात में अपने घर आ जाता। ऐसे ही सोनू की माँ बेचारी सारा दिन घर में अकेले ही रहा करती। बार बार सुषमा सोनू को शादी के लिए कहती रहती, लेकिन सोनू अभी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुका था कि वो हमेशा ही अपनी माँ की बातों को अनसुना करता रहा। और एक दिन की बात है, सुषमा सुबह सुबह सोनू को ऑफिस जाने से पहले कहती है, अरे बेटा, कब तक काम के चक्कर में भागता रहेगा। शादी वादी करनी है या नहीं? मुझे तो लगता है तेरे को नहीं करनी, तेरी शक्ल पे दिख रहा है। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और अभी शादी नहीं करूँगा तो मेरी उम्र निकल नहीं जाएगी। बाद में करूँगा जब मन करेगा तब। अरे बेटा, तेरी उम्र नहीं घट रही है, लेकिन मेरी तो बढ़ रही है, वो तो देख। क्या माँ, हमेशा जब देखो तब शादी 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 यही करती रहती हो। रोज सुबह उठता हूँ तो शादी की बात सुनता हूँ। वैसे एक बात बताओ, पड़ोस में फिर से किसी की शादी हुई है क्या? जो आपका ये मेलोड्रामा चालू हो गया है। वो तो हो ही जाएगी, सब तेरी तरह पागल थोड़ी बैठे हैं। अरे माँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को मैं शादी करूँ, मेरी बीवी घर आए और घर की शांति को भंग कर दे और आप पे अत्याचार करे, आपसे बर्तन धुलवाए, झाड़ू लगवाए, पोछा लगवाए, कपड़े धुलवाए। इस उम्र में ये सब करते हुए अच्छी लगोगी क्या? हाँ, मानता हूँ अभी भी करती हो, लेकिन अभी बस बेटे का और खुद का करती हो। मेरे पास वही 2-4 कपड़े हैं, आपके पास वही 2-4 साड़ियाँ हैं। और अगर बहू आ जाएगी तो उसके कितने सूट, कितनी साड़ियाँ धोनी पड़ेगी माँ, सोचो सोचो। अरे निखोटे, चुप रह, मुझे नहीं चाहिए इतनी शांति। अरे तू चला जाता है, मैं घर में भूतों की तरह भटकती रहती हूँ, इधर उधर इधर उधर। अरे मुझे कोई तो चाहिए बातचीत के लिए। ठीक है माँ, ठीक है। हाँ, अभी ना इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी मुझे काम पे जाना है, रात को आऊंगा ना तो बात करेंगे। सोनू इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुषमा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। रात के समय सोनू ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को सोफे पर अकेले आंखें बंद करके बैठी देखकर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, माँ क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठी हो? अरे मैं कहीं पे भी बैठूं, मैं जन्नों पे भी बैठूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है मुझसे? तेरी बूढ़ी माँ तरस रही है कि बहू आ जाए, कुछ सोचे उसके बारे में, लेकिन नहीं, तेरे को तो कुछ सोचता ही नहीं है। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। मेरा क्या हाल होता है? इस घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन कैसे लगा रहेगा? तुम मत सोच मेरे बारे में ऐसा। ओहो माँ, आप ना बहुत इमोशनल ड्रामा करती हो। निरूपा और ना आपके आगे कुछ है भी नहीं। अच्छा ठीक है, शादी के लिए तैयार हूँ मैं। बेटा, तू झूठ तो नहीं कह रहा है ना? नहीं माँ, सच कह रहा हूँ, शादी के लिए मैं तैयार हूँ। आप जब बोलोगी, जिससे बोलोगी, जहाँ बोलोगी, शादी कर लूंगा। लेकिन अभी ना कुछ समय के लिए मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऑफिस के काम से मुझे बाहर जाना है। मैं वहाँ जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा, तब आप जिससे बोलोगी शादी कर लूंगा। हाँ, एक काम करना, जब तक आपको कोई पसंद आए तो आप ढूंढ के रख लेना। जैसे ही मैं आऊंगा मेरी एक मत सुनना और शादी करवा देना। ठीक है बेटा, अब जल्दी से ना मैं कोई लड़की ढूंढ लेती हूँ, पता चले तेरा कम मन बदल जाए। शादी के वक्त तू बोलता फिरे कि मुझे नहीं करनी शादी, इससे पहले तेरी शादी ही करवा दूं मैं। अब अगले दिन सोनू सुबह ही अपने ऑफिस के काम से रामपुर गांव के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। क्योंकि सोनू गांव में जैसे ही पहुँचता है, वो देखता है कि दिन दहाड़े कुछ लड़के कच्चे रास्ते पर एक भोली भाली सी लड़की को परेशान कर रहे थे। ये सब देखकर सोनू से नहीं रहा गया और वो वहाँ पर पहुँच जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। उस लड़की का नाम होता है इमली। अब इमली को तो सोनू बचा लेता है, लेकिन बेचारा खुद फंस जाता है। दरअसल इमली को अचानक ही चक्कर आ जाता है, जिस वजह से वो गिरने वाली होती है और तभी उसे सोनू पकड़ लेता है। और ठीक उसी वक्त इमली का भाई रोशन वहीं पर पहुंच जाता है और उसे लगता है कि सोनू उसकी बहन को छेड़ रहा है। अरे गोचू, मेरे गांव में आके मेरी बहन को छेड़ा तू, तुझे तो मैं गोली मार दूंगा। अरे भैया, आप हमारी बात तो सुनो, ई हमको छेड़ नहीं रहे थे, बल्कि अबे चुप कर तू, तुझसे तो घर पे जाके बात करूंगा। देखो सर, मैं एक खानदानी इंसान हूँ, मैं ये सब नहीं करता। देख यार, कितना शरीफ है तू, तूने मेरी बहन को छेड़ कैसे दिया है? बदनाम करना चाहता है मेरी बहन को, तूने मेरी बहन को बदनाम कर दिया। अब तो तुझे शादी करनी पड़ेगी मेरी बहन से। भैया आप ही का बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ई साहब तो हमें। अरे तुझे कह रहा हूँ चुप रह, तो चुप रह।
बड़ों की बात में नहीं बोलते। तब बोले तू शादी नहीं चलेगा, अब बता करेगा शादी? देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। रोशन की बात सुन के उसके हाथों में बंदूक देखकर सोनू कुछ नहीं बोलता। सभी गांव वाले मिलकर सोनू और इमली की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। अब सोनू को नहीं पता था कि किसी की मदद करना उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा, लेकिन वो जिस सिचुएशन में था वो कुछ कर भी नहीं सकता था। न ही उसे कुछ समझ आ रहा था कि क्या किया जाए। जबरदस्ती हो गई शादी। बाद में सोनू इमली को लेकर अपने शहर पहुंच जाता है और अपने दोस्त लक्ष्य को कॉल करके उसे स्टेशन पर बुलाता है और वहां पर हुई गांव वाली सारी बातें उसको बताता है। देख भाई, तू मेरा ना एक अच्छा भाई है। हाँ, जब तक तेरी पत्नी घर पे नहीं है ना, तब तक तू इसको अपने घर में रख ले, और जब तेरी पत्नी आएगी ना, उससे पहले पहले मैं इसे अपने घर लेकर चला जाऊंगा और माँ से बात कर लूंगा। बस कुछ समय के लिए इसे अपने पास रख ले भाई। भाई मेरी बीवी को पता चला ना तो वो मेरी जान ही ले लेगी। भाई देख, तेरे अलावा मैं किसी और पे यकीन नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों को तू जानता है वो कैसे हैं। इसको अगर उनके साथ रख दिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए भाई तू संभाल ले। ठीक है भाई, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, वरना कहीं पता चले कि तुझे बचाने के चक्कर में मैं ही फंस गया। भाई बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं माँ के पास जाऊंगा और माँ को सब बता दूंगा। उसके बाद माँ मान जाएंगी तो इमली को ले जाकर माँ के सामने खड़ा कर दूंगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक अच्छी लाइफ जिएंगे और तू यहाँ अपनी पत्नी के साथ जियो। और तुम, ये मेरा दोस्त है, दोस्त कम भाई ज्यादा है, तो तुम्हारा भी भाई ही लगेगा। तो इसके साथ इसके घर पे रहना तुम। जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप हमारे पति परमेश्वर हैं, आप जो बोलेंगे ना हम सब करेंगे। सोनू इमली को अपने दोस्त लक्ष्य के साथ छोड़कर अपने घर पर चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं। दरअसल सोनू की मां सुषमा ने बिना देरी किए लड़की वालों को घर पर ही बुला लिया था। सुषमा ने अंजलि नाम की एक लड़की को पसंद भी कर लिया था। अब सोनू बेचारा ये देखकर पूरा का पूरा हैरान हो जाता है। उसे अपनी माँ से बात करने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी माँ ने अंजलि के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी थी। अंजलि के घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। तब सुषमा कहती है, बेटा क्या बात हो गई है, तू इतना परेशान क्यों है? मैंने तुझे आज तक इतना परेशान कभी नहीं देखा है, तू आज इतना परेशान है क्यों? हाँ माँ मैं परेशान हूँ। वो क्या है ना, मुझे आपसे बात करनी थी। अगर तू शादी के लिए मना करने वाला है तो मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी है, क्योंकि मैं तेरे लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ और तेरी शादी उसी से करवाऊंगी बस मैं। हाँ माँ, मुझे ना कुछ बात करनी थी आपसे। अब माँ, वो शादी की अब कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि बहू चाहिए तो शादी की क्या जरूरत। हाँ, क्या कह रहा हूँ मैं। मेरा मतलब है कि आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी शादी आप नहीं भी करवाओगी ना तो भी आपको बहू मिल जाएगी। मतलब मेरी बात। और कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। तेरी शादी उसी लड़की से होगी जिससे मैंने तेरी शादी तय की है। अब तू कुछ भी चू चौपन ना नको कुछ नहीं कह सकता है। मैं तेरी शादी कराऊंगी तो कराऊंगी उसी से। तुझे मेरी कसम है, तू शादी करेगा तो करेगा। हे माता रानी, कोई मेरी क्यों नहीं सुनता। गांव में इमली के भाई ने नहीं सुनी और शादी करवा दी, और यहाँ माँ नहीं सुन रही और शादी करवाने में लगी है। एक तरफ गांव की गोरी, दूसरी तरफ शहर की छोरी। मेरे साथ क्या क्या होने वाला है ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरी तो वाट लगनी ही है। हे भगवान। सोनू के लाख मना करने के बाद भी सुषमा उसकी कोई बात नहीं सुनती। जबरदस्ती सोनू की शादी अपनी पसंद की अंजलि नाम की लड़की के साथ करवा देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय सोनू अपने दोस्त लक्ष्य से मिलने उसके घर आता है, जहाँ उसकी गांव की पत्नी इमली उसे देखकर कहती है, काजी हमरा ख्याल है या नहीं, गांव से लाकर हमें यहाँ पटक दिए हो। हम आपकी बीबी हैं, ना कि आपके ई दोस्त की। अब ये बताइए सासू माँ से कब मिलवा रहे हैं आप हमें? इमली, तुम जाके चाय लेकर आओ, जब तक मैं लक्ष्य से कुछ बात करता हूँ। चाय तो हम पिला ही देंगे, लेकिन आप हमारी बात का जवाब भी तो दो ना। बात टालकर हमें फिर से यहाँ छोड़कर जाना है क्या? नहीं मेरी माँ, तुम्हें मैं जल्दी से लेकर जाऊंगा। बस अभी तुम जाओ और चाय बनाकर लेकर आओ। सोनू के इतना कहने पर इमली उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी सोनू अपने दोस्त लक्ष्य से कहता है, भाई माफ करना यार, मेरे कारण तुझे कितनी परेशानी और दिक्कत हो रही है। साले तू मेरी छोड़, तू अपनी देख। जब तेरी एक शादी हो चुकी थी तो दूसरी क्यों की? एक मुसीबत कम थी क्या? भाई मैं क्या करता, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। माँ ने कसम दे दी कि शादी करो तो मुझे करनी पड़ गई।
भाई तू ऐसे ही बैठ, जब बैंड बजेगी ना तब पता चलेगा। एक तरफ गांव की गोरी, दूसरी तरफ शहर की छोरी। इसे संभालना तो फिर भी आसान है। अगर अंजलि भाभी को पता चला ना तो तू तो गया। अगले हफ्ते मेरी बीबी आ रही है, तब तक का ही समय तेरे पास। तू हमेशा अपने बारे में सोचता है। अच्छा हाँ, मुझे कुछ काम याद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। सोनू इतना कहकर लक्ष्य के घर से चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी पत्नी अंजलि कहती है, क्या बात है, आजकल आपके बाहर के बहुत ज्यादा चक्कर लग रहे हैं। कोई बाहर भी पटा रखी है क्या? क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? कुछ भी बोलती हो यार। अरे ऐसा थोड़ी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अरे आप इतना चिढ़ क्यों गए? मैं तो मजाक कर रही थी। देखो मुझे ना ऐसा मजाक पसंद नहीं है, तो ऐसा मजाक मत क्या करो। अच्छा ठीक है, आगे से नहीं करूँगी। सुनिए ना, हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, आप मुझे कहीं बाहर लेकर घूमने नहीं गए हैं। देखो इसे घूमना है, इसे क्या पता, मेरी पूरी जिंदगी घूम चुकी है। इसको शादी के बाद घूमने जाना है। मैं क्या कह रहा था यार, हाँ ले चलूंगा घूमने, लेकिन अभी समय है। तुम पता नहीं जब देखो तब डिमांड करती रहती हो, नई आई हो। इतना डिमांड करना सही नहीं होता है। बाद में चलते हैं। जाइए फिर, आने की जरूरत भी नहीं है। आपकी हरकतें बता रही है कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, अभी मैं जा रहा हूँ। सोनू इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह सोनू ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है। लक्ष्य अपनी पत्नी भारती और इमली को लेकर उसके घर आ जाता है और कहता है, भाई मुझे माफ कर, मैं इसे और अपने घर नहीं रख सकता। मेरी पत्नी को गलतफहमी हो गई है, उसे दूर कर, वरना मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। गलत फहमी नहीं है, सच बोल रही हूँ। अब मुझे पता चला कि तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करते थे। पहले तो मैं घर जाती थी तो सारा दिन मुझसे फोन पे बात किया करते थे, लेकिन इस बार तो फोन भी नहीं किया। यार ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि सोनू की गांव की पत्नी है। मैं तुम्हें कितनी बार बोला है। अगर ये सोनू की बीवी है तो इसे सोनू अपने घर रखता ना, हमारे घर क्यों छोड़ के चला गया? अब तुम्हारी सारी गलती छिपाने के लिए ना सोनू को ब्लेम मत करो। लक्ष्य भाई, आपका दिमाग तो ठीक है, आप खुद बचने के लिए मेरे पति पर इल्जाम लगा रहे हो। नहीं, लक्ष्य भैया सही बोल रहे हैं। सोनू जी हमारे पति परमेश्वर हैं। एक गांव की लड़की, कितने पैसे मिले हैं तुम्हें मेरे पति को अपना पति बोलने के लिए? अरे बोर आ गई हो का, ये हमारे पति हैं। मैंने कहा ना ये मेरे पति हैं। सारे समाज के सामने हमारी शादी हुई है, चाहे तो किसी से भी पूछ लो। हमरे गांव वालों के सामने हमारी इनसे शादी हुई है, चाहे तो हमरे गांव चलकर पूछ सकती हो। छोड़िए हमरे पति का हाथ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं क्यों छोड़ू, तुम छोड़ो। ये सब चल क्या रहा है, कोई कुछ बताएगा मुझे? अंजलि और इमली दोनों के बीच तीखी बहस चलती रहती है। एक तरफ से इमली सोनू का हाथ पकड़कर खींचती है तो दूसरी तरफ से अंजलि। इतना हंगामा हो रहा था कि पड़ोस वाले भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये सब हो क्या रहा है? और लड़की, तुम मेरे बेटे को परेशान क्यों कर रही हो? और हो कौन तुम? मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? ओह, तो आप हैं हमारी सासू मैया। सासू मैया प्रणाम। सासू माँ, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? सोनू, ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे चुप कर जाओ, सबके सब चुप कर जाओ, मैं रो दूंगा यार। वो बात ये ना, इमली और अंजलि दोनों ही मेरी पत्नी है। तभी सोनू की बात सुनकर सभी सुन हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि सोनू क्या कह रहा है। सभी हैरानी से उसकी ओर देखते हैं कि ये दोनों इसकी बीवियां हैं। तब सोनू सभी को सारी बात बताता है कि रामपुर गांव में उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। वो इमली को लड़कों से बचा रहा था, लेकिन तब इसके भाई को शक हुआ कि वो उसे छेड़ रहा है और उसकी जबरदस्ती शादी इमली से करा दी गई। सभी को सारा खेल समझ में आ जाता है। तब जाकर सभी को सोनू की सिचुएशन समझ में आती है कि बेचारा कितना लाचार है। तो क्या मैं चली जाऊंगी? इस घर में बहू बनकर आई हूँ मैं, तो यहाँ से नहीं जाने वाली। देखो जी, हम तो अपने पति को छोड़कर अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अरे तुम दोनों इस घर से कहीं मत जाओ, इसी घर में रहो तुम लोग। ये जो कुछ भी हुआ है ना, मेरे कारण हुआ है। मैंने हिम्मत करके अगर माँ को बता दिया होता तो ये सब नहीं होता, या फिर हिम्मत करके डरा नहीं होता तो इससे शादी नहीं होती। काश मेरी शादी ही नहीं होती, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वो सब तो मैंने जानबूझ के किया नहीं। अब शादी तो हो ही चुकी है ना, इमली से भी हो चुकी है, तुमसे भी हो चुकी है। लेकिन तुम लोग समझो यार, मैं मजबूर था।
मैं कुछ कर ही नहीं पाया। सोनू बेचारा दोनों बीवियों के साथ रहता। सारा दिन घर में गांव वाली वर्सेस शहर वाली यही सब कुछ चलता रहता और उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसे अब अपनी दोनों बीवियों की सुननी पड़ती है। अरे ओ नास पीटी, जब देखो कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देती है। हर वक्त काम बताना पड़ता है। अगर मैं अच्छे से कुछ ना देखूं तो फिर तो काम चोरी करेगी। और ये खाने में घी इतना कम क्यों डाला है? जा जाकर घी ला, मुझे और घी वाला खाना खाने का मन है। खुद जाकर ले आइए। मुझसे घी के डब्बे कभी इधर कभी उधर करना नहीं होगा। खाना खाने बैठी हूँ, शांति से खाने भी नहीं देती। आपको अगर इतना ही मन कर रहा है ना तो उठाइए अपने 2 पैर और चलते हुए जाइए रसोई में और घी लेकर आइए। अरे कैसी उल्टी बातें कर रही है बहू? तेरी सास हो, थोड़ा ढंग से पेशा। देख रहा है विनोद कैसे बातें कर रही है तेरी बीवी? हमेशा उल्टा जवाब देती है। हाँ तो क्या करूँ? आपकी डांट सुनती रहूँ? दिन भर घर के जैसे काम करती हूँ और रात को खाने के वक्त पर आपको ज्यादा घी खाने का मन करता है। आपको मेरा शांति से बैठकर खाना खाना पसंद नहीं है क्या? देख बेटा कैसे जुबान लड़ा रही है, कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? अरे बस 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 कीजिए आप लोग। अरे मुझे कुछ मत कहिए, मैं आपकी तरफ भी नहीं हूँ और इसकी तरफ भी नहीं हूँ। अरे मुझे आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना है। अरे मैं क्यों पढ़ूंगा? बेवजह फंसना थोड़ी है मुझे। इसकी तरफ से बोलूंगा तो आप सुनाओगी, आपकी तरफ से बोलूंगा तो ये सुनाएगी। और हाँ, मैं रोज सोचता हूँ घर जाऊंगा, चैन से खाना खाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, लेकिन नहीं। विनोद बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे वंदना भी चली जाती है। मालिनी भी अपना मुंह बनाते हुए अपने कमरे में जाती है। अगली सुबह वंदना घर का सारा काम करके खुद के लिए चाय बनाकर पीते हुए सोफे पर बैठती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या था? लगता है कुछ टूट गया, लेकिन क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? 2 पल की भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे मेरी। बस चैन की सांस ही तो ले रही थी कि सासू माँ का चश्मा टूट गया। जैसा चश्मा टूटा है वैसे ही अब वो मेरी हड्डी तोड़ेगी। माँ जी को भी ना जाने होश ही नहीं रहता कि क्या चीज कहाँ रखती हैं, कुछ पता ही नहीं। अब चश्मे के बिना तो उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं और माँ जी जब उठेंगी तो सीधा मेरा गला पकड़ेंगी। वंदना सोच ही रही थी कि तभी मालिनी वंदना को बुलाती है। बहू, अरे ओ बहू, मेरा चश्मा तो पकड़ाना जरा। हे भगवान, इस चश्मे के बिना तो पूरी दुनिया अंधी लगती है। सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। अरे ओ बहरी, सुनाई देता है कुछ? कब से चश्मा मांग रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? अगर आप एक दिन बिना चश्मे के रह लेंगी तो क्या हो जाएगा? बाद में चश्मा ढूंढ लूंगी। तब तक ना आप सुबह की प्राकृतिक हवा अपनी आँखों पर ना लगने दो ताकि आँखों की सारी दिक्कत खत्म हो जाए। ओहो, क्या बात है बहू। कल रात तो जहर उगल रही थी, तो आज क्या हुआ अचानक से? इतना प्यार बरसा रही है। पक्का कुछ काम बिगाड़ा होगा तूने। लो कर लो बात। अब तो किसी के बारे में अच्छा सोचना भी नहीं चाहिए। माँ जी, मेरी ना बस जुबानी कड़वी है, लेकिन मैं दिल की बहुत साफ और कोमल हूँ। आपसे ना कितना भी झगड़ लूं, लेकिन फिक्र तो करती हूँ ना आपकी। अच्छा, आज ये फिक्र कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? अब बातें बनाना बंद कर और जाकर वही कर। जाकर मेरा चश्मा लेकर आ। याद तो है ना, कल तूने ही रखा था मेरा चश्मा। क्या माँ जी, आप भी कब से चश्मा कर रही हो? जाइए, जाकर बाहर का नजारा खुली आंखों से देखिए। प्रकृति को खुली आंखों से देखना कितना अच्छा होता है, आपको पता है? और ये चश्मे के बाद आप जब से उठी हो, भगवान का इतना नाम नहीं लिया है आपने जितना आप चश्मा कर रही हो। जाइए, जाकर नहा लो, तब तक ना मैं चाय लेकर आती हूँ। बात तो तू सही कह रही है बहू। ठीक है, मैं जाकर नहा ही लेती हूँ और फिर जाकर सारा काम करूँगी। पूजा पाठ भी करना है। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, तब तक तो पूजा की तैयारी कर। सास की नहाने जाते ही वंदना सोचते हुए काम करने लगती है। अगर माँ जी को पता चला कि चश्मा टूट गया है तो क्या होगा? कुछ देर बाद मालिनी पूजा करने आती है तो देखती है कि बहू पूजा कर रही है। तभी मालिनी कहती है,
बहू मुझे चश्मा ला कर दे, कब से मांग रही हूँ और तू है कि मुझे दे ही नहीं रही है। चश्मा? माँ जी, अरे माँ जी, आप पूजा कर रही हैं और मैं भी पूजा कर रही हूँ। आप आंखें बंद करके पूजा पे फोकस कीजिए ना। अरे कैसे फोकस करूं? जब तक भगवान जी को ना देख लूं, तब तक पूजा कैसे सफल होगी? ला बहू, मुझे चश्मा दे दे, भगवान जी की दर्शन कर लूं। अरे माँ जी, दर्शन करने के लिए चश्मे की क्या जरूरत है? मन की आंखों से देखिए, खुली आंखों से तो हमेशा देखती हो, आज आप मन की आंखों से देखो। देखना, आज भगवान ना आपको पक्का दर्शन देंगे और अपने पास बुला लेंगे। मेरा मतलब है आपके सामने आ जाएंगे। अरे कब से तू मुझे गोल गोल बातों पर घुमाए जा रही है बहू, आखिर बात क्या है? बात? अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आरती पूरे घर में ना घुमा के आती हूँ। आप बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाना, उसके बाद मैं वहीं आपको नाश्ता दूंगी। वंदना जल्दी उठकर आरती ले जाती है तो वही मालिनी देखती रहती है। कुछ देर बाद वंदना घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी मालिनी वहाँ आती है, जिसे बिना चश्मे के कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसके पैर से सारा कचरा फैल जाता है और वंदना को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? देख रही हो ना आप, कब से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आप है कि पूरे घर में कचरा फैला रही हो। अब घर को दोबारा साफ कौन करेगा? जरा देख के नहीं चल सकती क्या? बहू, कैसे देखकर चलूं जब मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा? कब से तुझे बोल रही हूँ बहू मेरा चश्मा दे दे, लेकिन नहीं, तेरे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब बता मैं कैसे देखूं अगर तू मेरा चश्मा नहीं देगी तो? कोई बात नहीं माँ जी, बिना चश्मे के आपको दिखता क्या है? एक बार साफ किया है तो दोबारा से साफ कर लूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुन मेरी बात पहले, ये सब काम छोड़ दे और मेरे लिए सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बना दे। रसोई में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, भगोना कौन सा है, चीनी कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है। जा बहू, जाकर सबसे पहले मेरे लिए कड़क चाय बना दे। अरे माँ जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार मुझे बता देना, मैं फटाफट आपका सारा काम कर दूंगी। जब तक आपके चश्मे आपको नहीं मिल जाते, तब तक मैं आपकी आंखें बन के रहूंगी। ऐसे ही दिन भर अपनी सास की आंखें बंद कर उसका सारा काम करने लगती है वंदना। अब चश्मा तोड़ने की सजा तो मिलनी ही थी। कुछ देर बाद जब वंदना बैठकर आराम से चाय की चुस्की ले रही होती है, तभी उसकी सास हाथ में सुई धागा लेकर उसके पास आती है। अरे मेरे दो नयन, क्या कर रही है? चल बहू, अब इस सुई में धागा डाल दे, कुछ काम है। लेकिन माँ जी, सुई में धागा क्यों डालना है अभी, और क्या सिलना है इस वक्त आपको? अरे बहू, पागल हो गई है क्या? अभी तक तो तूने मेरे चश्मे नहीं दिए और कुछ देर पहले कह रही थी माँ जी मैं आपकी दो नयन बनकर रहूंगी। जब नयन बन गई है तो काम भी कर ले। चल कर मेरी साड़ी में फॉल लगा दे। क्या माँ जी, एक फॉल सिलने की क्या जरूरत है? दर्जी है ना, उसे दे दो। अब एक फॉल के चक्कर में आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे बहू, मुझे पता है एक फॉल में वक्त बर्बाद होगा, तभी तो मैंने 4 साड़ियाँ निकाली है। चल कर लगा दे फॉल। अब मुझे नहीं दिख रहा है तो तू ही तो मेरी आंखें हैं। लेकिन माँ जी, इतनी फॉल लगाने बैठूंगी तो रात हो जाएगी और रात में मुझे काम भी करना पड़ेगा, तो मुझे जब वक्त मिलेगा ना, मैं तब लगा दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब भी सिल कर दे। वंदना बेचारी साड़ियों में फॉल्स लगा रही थी। तभी उसकी सास घर को जानबूझकर गंदा करती है और वंदना को बुलवाकर साफ करवाती है। मालिनी को बहुत मजा आ रहा था अपनी बहू को तंग करने में। कुछ समय बाद खाने की टेबल पर जब मालिनी अपने खाने में पानी गिरा देती है, तब वंदना कहती है, क्या माँ जी, आप क्या कर रहे हो? कुछ पता है आपको? हाँ, मैंने खाने में दाल डाल दी, और क्या? अरे माँ जी, वो पानी था। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आती हूँ। क्या बात है माँ, आप दोनों सीधे मुंह कभी मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? आज क्या हुआ है? वंदना बदली बदली से क्यों लग रही है? बस बेटा, देखता जा तू, सब पता चलेगा। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बहू को तंग करने में।
ठीक है माँ, लेकिन सबसे पहले ना आप मेरा एक काम कर दीजिए। मुझे अभी कहीं बाहर जाना है और मेरी शर्ट का बटन टूट चुका है, तो आप बटन लगा दीजिए। वंदना तो बिजी है। विनोद अपनी माँ को शर्ट ला कर देता है और वो बटन लगाने लगती है। अंधी आंखों से सास को शर्ट का बटन सिलता देखकर वंदना कहती है, माँ जी आप देख सकती हो, वो भी बिना चश्मे के। कैसे? हाँ बहू, मैं बिना चश्मे की भी देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे चश्मे के साथ लेंस भी लगवाया था और मैं तो बस तेरे मजे ले रही थी। तुझे घर का सारा काम करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा चश्मा टूट गया है वो मुझे पता था। हाँ हाँ, आप तो मजे ही लेंगी। कितना परेशान किया है आपने मुझे। बेचारी वंदना चुपचाप अपने सर को झुकाए काम करने चली जाती है। अब दोबारा सास से पंगे लेने की वो सोचती तक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।